हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वर्ण परिचय, यानी कि जिससे हम हिंदी बोलना लिखना सब सीखते हैं, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है उस बारे में। तो वर्ण परिचय, सबसे पहले वर्ण होता है क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वर्ण क्या होता है, जिससे हिंदी जो चैप्टर होते हैं या हमारी कोई भी चीज होती है उसका विकास होता है। वर्ण यानी कि वर्णमाला जिससे बनती है। तो वर्ण की अगर हम डेफिनेशन लेते हैं यानी कि परिभाषा लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी। उसकी परिभाषा आएगी भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, यानी कि भाषा जो हम बोलते हैं। भाषा का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, अगर नहीं भी याद है तो उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही वर्ण कहलाती है। ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वही वर्ण कहलाती है। मैंने लिखा है आपके सामने, भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं या सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, यही इसकी डेफिनेशन आएगी। इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, दो अब अगर आपके पास सामने दो डेफिनेशन आती है कि जिस इकाई के टुकड़े नहीं हो सकते, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते, क्या वो वर्ण कहलाते हैं, तो वो भी राइट है। और सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं तो वो भी राइट है। अब इसका जो आगे का जो पार्ट आता है वो आता है कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के मैं आपको बता दूं दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। पढ़ने को तो हम इसको काफी समय से आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है इसको जब हमारे सामने एग्जाम टाइम आता है तो हम थोड़ा सा दिमाग से वो निकल जाता है और हम भूल जाते हैं कि कौन सा स्वर है इसमें, कौन सा व्यंजन है इसमें। स्वर और व्यंजन के भी कई पार्ट आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं और वो हम क्या करते हैं लास्ट में जाके भूल जाते हैं कि कौन सा स्वर था कौन सा व्यंजन था। तो उसी के बारे में आज मैं इसमें जानकारी दूंगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं देखोगे तो इसमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा स्वर आपके सामने है, कौन सा व्यंजन आपके सामने है। तो हम कोई भी चीज की जानकारी लेते हैं तो उस चीज की हमें पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है और डीपली में जाना जरूरी होता है कि वो चीज आखिर होती क्या है। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में स्वर। अब हम बात करेंगे स्वर क्या होता है। तो मैंने जब भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि इकाई को हम ध्वनि भी बोल सकते हैं, भाषा की वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने में, बोलना होता है उच्चारण करना, भाषा की वह छोटी इकाई जिसको बोलने में या वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरी ध्वनि का सहारा ना लेना पड़े या दूसरे वर्ण का सहारा ना लेना पड़े, वही स्वर कहलाते हैं। तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिख रही हूं। परिभाषा स्वर की लिख रही हूं, आप चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हैं।
मैंने आपको बताया भाषा की वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वही स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं उनको बोलने में, उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े। अब सेम इसका जो विपरीत होगा वो आएगा व्यंजन। यानी कि अगर आप व्यंजन की डेफिनेशन बोलोगे तो सेम इसका विपरीत आएगा। ये बात आप इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जहां मैंने लिखा है कि भाषा की वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वह स्वर कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सहायता लेनी पड़े, यानी जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन कहलाते हैं। ये इसके एक दूसरे के विपरीत हैं और इससे एक दूसरे के विपरीत ही डेफिनेशन आती है, तो दोनों को आप एक साथ समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। स्वर हिंदी में 11 होते हैं, लेकिन आज की जो व्याकरण है उसमें 13 कर दिए गए हैं। जो हमारी ग्रामर है उसमें स्वर 11 होते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितने कर दिए? 13, क्योंकि इसमें जो री है, री और री, इन दोनों को मिला दिया गया है और एक ये लिर, यानी कि इनको मिलाकर कितने स्वर कर दिए? 13। स्वर को 3 पार्टों में बांटा गया है। स्वर के भेद 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लूत। पहला है ह्रस्व, सेकेंड है दीर्घ और थर्ड है प्लूत। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व, तो इसकी जो डेफिनेशन आएगी हमारे सामने, या फिर हमारे सामने स्वर भी आ सकता है कि ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व है या दीर्घ है, या ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से ह्रस्व स्वर छांट के लिखे या दीर्घ स्वर छांट के लिखे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें समझना जरूरी होता है कि ह्रस्व होता क्या है। तो ह्रस्व की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि ह्रस्व क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगे। ऐसा वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगे, या इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी आ सकती है कि जिसको बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकले। तो इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगे। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे सामने आता है ए को हमने स्पीड से बोला, लेकिन हमारे सामने आ गया आ, तो इसमें टाइम लगा आ, तो इसमें ए ह्रस्व है, आ नहीं है। इसी के सामने हमारे सामने 2 ई आती हैं, जिसको एक हम छोटी ई बोलते हैं, बड़ी, तो जो छोटी वाली आएगी वो आएगी ह्रस्व में। इसी के सामने हमारे सामने 2 ऊ आते हैं, तो जो पहले वाला ऊ आएगा छोटे वाला वो भी ह्रस्व में आएगा। ए, ये भी ह्रस्व में आएगा। ओ, ये भी ह्रस्व में आएगा। यानी कि जिसमें सिंगल मात्रा का यूज हो रहा है, जिसको हम सिंगल मात्रा में यूज करते हैं, व्यंजन के साथ में यूज करते हैं, वो क्या आएंगे? ह्रस्व। अब हमारे सामने आता दीर्घ। दीर्घ स्वर होता है क्या है? तो जो हमने ह्रस्व में लिखा है तो उसका थोड़ा सा बढ़ा के हमें लिखना है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे। यानी जो ये पहला वाला वर्ण था उससे दुगना समय अगर हमें लग रहा है उसका उच्चारण में, बोलने में, तो वो हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर। तो जो इसके आगे के बच गए, जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ, ए, आउ, ये
इसमें क्या आएगा, ये दीर्घ में आ जाएंगे, ये वाले ह्रस्व में आ जाएंगे और ये वाले दीर्घ में, क्योंकि इसमें क्या वो हो रहा है, अधिक समय लग रहा है। ये थी इसकी सिंपल ट्रिक, यानी कि इसको शॉर्ट रूप से पहचानने के लिए जिनमें कम समय लग रहा है, यानी कि जो फर्स्ट वाले जो वर्ण हैं वो आ जाएंगे ह्रस्व में, और जो सेकंड वाले वर्ण जो हमारे सामने बच गए वो आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। अब हमारे सामने आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में क्या होगा, इसमें कम समय लगा था, इसमें ह्रस्व से दुगुना समय लगा था। अब इसमें क्या लगेगा, ह्रस्व से तिगुना समय। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूं कि इसमें कौन से आएंगे, जैसे कि ओम। ओम, ओम क्या है, प्लुत स्वर है। इसमें देखो ओ, उ और मैं, तीन वर्ण जुड़े हुए हैं। अगर आपके सामने ओम आता है तो वो किस में आएगा, प्लुत स्वर में। इसके अलावा ये री, लिरी, इनके आगे ए, ऐसे कुछ जुड़े हुए होते हैं, ये सारे प्लुत स्वर में आते हैं। देखो अब इसमें एक तो ह्रस्व स्वर है, दूसरा भी ह्रस्व स्वर है और तीसरा भी ह्रस्व स्वर है, तो ये तीनों मिलकर यानी कि ह्रस्व से 3 गुना समय इसमें लगा है बोलने में, ओम। तो ओम का उच्चारण हुआ है वो किस में हुआ है, प्लुत स्वर में। ये थे हमारे स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजन पर, कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन पर। व्यंजन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि स्वर का सेम विपरीत, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की जरूरत पड़ती है, दूसरे वर्ण की जरूरत पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, दूसरा वर्ण कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा स्वर। तो ऐसे वर्ण जिसमें स्वर की सहायता लेनी पड़े। इसका शॉर्ट रूप यही है कि स्वर की सहायता से जिन वर्णों को बोला जाता है वही व्यंजन कहलाते हैं, उस स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब इसके आते हैं पार्ट। पहले हम देखते हैं कि व्यंजन होते क्या है। तो जो हमारे जो ऐसे और ओ तक थे वो थे हमारे स्वर, और जो कै और है ये जो बच गए ये हमारे बच गए व्यंजन। अब देखो कै, कै अगर हम बिना किसी स्वर की सहायता से लिखते हैं तो इनके नीचे हलंत का प्रयोग होता है। ये जो कोमा सा लग रहा है इसको हम हलंत बोलते हैं। अगर इसके साथ में हम ए मिलाते हैं तो ही हमारे सारा पूरा कै बनता है। इसी तरीके से जो कै से और है तक के जो वर्ण है वो व्यंजन है, और सभी में उनको कंप्लीट लिखने के लिए स्वर की सहायता ली गई है। जो व्यंजन होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श, दूसरा होता है हमारा अंतःस्थय, और तीसरा होता है ऊष्म। स्वर भी 3 प्रकार के थे, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थय व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले लेंगे हम कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो इसके नाम से पता लग रहा है स्पर्श यानी किसी से किसी का टच होना या किसी से स्पर्श करना। तो किसका, ऐसे वर्ण
जिनको बोलने में वायु का स्पर्श होता है मुख से कई स्थानों पे, वो तालु से हो, जीभ से हो, होठ से हो, कहीं से भी हो, जहां से स्पर्श हमें महसूस होता है वो कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मुख से वायु निकलती है। जब हम किसी ध्वनि को बोलने का जो हम समय लेते हैं, जब ध्वनि हमारे मुख से निकलती है तो वो क्या होती है कि जो वायु होती है या एक जो मुख के जो अंग होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं, तो वही क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो इसमें 5 वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजन में। इसमें वायु का स्पर्श होता है, यानी कि सबसे पहला आता है क वर्ग, दूसरा आता है च वर्ग, तीसरा आता है ट वर्ग और चौथा आता है त वर्ग और फिर आता है प वर्ग। यानी कि ये जो 5 वर्ग है क च ट त प, ये क्या होते हैं, ये जो इनकी जो लाइनें होती हैं, जैसे क ख ग ग ड, च की लाइन च छ ज ज, ये ट की लाइन ट ठ ड ड ण। तो इस प्रकार से प तक की जो लाइनें हैं वो सारी आएंगी स्पर्श व्यंजन में। अब देखो क ख, इसमें क्या हो रहा है, गले से हवा निकल रही है। च में क्या हो रहा है, जो हमारी जीभ वो तालू से टच हो रही है। ट, ये पीछे मुर्दा से जी वो टच हो रही है हमारी जीभ। त में क्या हो रही है, दांतों से हमारी जीभ स्पर्श निकल रही है इस लाइन में। तो यानी कि प में क्या हो रहा है, दोनों होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो ये ऐसे जो स्पर्श होता है वो जो सारे वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब इन 5 लाइन में से अगर आपके सामने कोई भी वर्ण आता है, पूछा जाता है कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आप इसको आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है। ये था हमारा स्पर्श व्यंजन। अब हमारे पास में दूसरा जो हमारा व्यंजन आता है वो आता है अंतःस्थय व्यंजन। अंतःस्थय में क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनमें कम शक्ति का यूज होता है, या हम जब बोलते हैं तो उसमें कम वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो इसमें जो हमारे वर्ण आते हैं, यानी कि इसमें क्या होती है, कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है और कम शक्ति का प्रयोग होता है। ये वर्ण 4 ही होते हैं। एक होता है ये, र, ल, व। ये र ल व, यानी कि इनको बोलने में हमारी जो एनर्जी है वो भी कम निकलती है मुख से, और जो हमारी वायु है मुख से जब हम बोलते हैं जो हवा निकलती है वो भी कम निकलती है। अब इसी के साथ में हमारा आता है उष्म व्यंजन। उष्म यानी कि गर्मी। उष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो जो ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमें थोड़ी यानी कि गर्मी जैसा फील होता है, या वायु थोड़ी जोर लगा के बाहर निकलती है, तो वो होते हैं उष्म व्यंजन। जैसे कि स, और है। ये जो है, ये जो स वाली लाइन है, पै तक की लाइन हमारी आ चुकी, ये क्या आ चुकी। अब हमारी जो लाइन बची है वो स वाली है, तो जिसमें थोड़ा वायु का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, यानी कि थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो ऐसे वर्ण स है, जो हमारे लास्ट के जो व्यंजन बच गए वो हमारे आएंगे उसमें व्यंजन में। ये थे हमारे व्यंजन। इसके अलावा हमारे पास में आता है अयोगवाह है, वो भी व्यंजन का ही एक रूप है। अयोगवाह, इनका जो प्रयोग होता है, अयोगवाह का जो प्रयोग होता है वो भी 3 प्रकार से होता है। एक होता है अनुस्वार,
दूसरा होता है विसर्ग, और तीसरा होता है अनुनासिक। विसर्ग ये वाला और अनुनासिक ये वाला। ये अयोगवाह भी 3 प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से स्वर था, व्यंजन था, इसी तरीके से हमारा जो अयोगवाह है वो है अनुस्वार, यानी कि जो चंद्र बिंदु वाला हमारा जो अंग बच गया वो अनुस्वार में आएगा। विसर्ग जो अ है, जो हमारा स्वर की जो लाइन में 2 वर्ण हमारे बचे थे, अनुस्वार और अ है, और अंग जो ये अ है जिसका हम विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं वो विसर्ग में आएगा। और तीसरा बच गया अनुनासिक, जिसमें हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो ये तीनों जो बच गए हमारे सामने वो आएंगे हमारे अयोगवाह में। ये थे हमारा वर्ण परिचय। कल हम पढ़ेंगे इसका उच्चारण स्थान। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।